हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे शायद हम ये अपना इंडिपेंडेंस डे अच्छे से ना मना पाए, तो प्लीज़ आप सभी लोगों को घर में ही रह के अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना है, ठीक है ना। आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगी मैं अपने मन की। प्लीज़ कभी भी ऐसा मत कहिएगा कि हम क्यों भारत देश में पैदा हुए। आप सब बहुत लकी हो, मैं भी उनमें से एक बहुत लकी हूँ कि मैं भारत देश में पैदा हुई। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए कि आप गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय वंदे मातरम। क्योंकि शायद हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि भुखमरी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बहुत करप्शन है हमारे देश में, बहुत कुछ है। बट आप सबको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब सबने कहा था कि ये देश इतना बड़ा है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, इतने मतलब लोगों के धर्म के लोग रहते हैं, इतना कल्चर है यहाँ पे, ये देश बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट हमने उन सबको झुठला दिया और हम आज तक एक अच्छे से मिलकर पूरे देश को चला रहे हैं और हमारा देश पूरा एकता में अभी भी जी रहा है। क्योंकि आप चले जाइए, अगर आप जहाँ भी रहते हो, आप अगर अपने घर से 100 किलोमीटर दूर तक चले जाएं तो पूरा हमारा इंडिया का कल्चर ही बदल जाता है। हमारे कपड़े, रहने का ढंग, लैंग्वेज, सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारे बोलने का स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल, हर कुछ चेंज हो जाता है। यही हमारे जो भारत देश है उसकी खासियत है। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा भारत का कल्चर है हमें उसे बचा के रखना चाहिए और इस कल्चर को आगे हमें प्रिजर्व करना चाहिए और आगे इसे प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया सबसे एक यूनिक देश है। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ इजराइल वगैरह देशों की, तो साथ में हम बात करेंगे सीरिया वगैरह देशों की, ईरान की, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पे आए दिन बमबारी होती रहती है। बट सोच के देखिए, अगर आप में से कोई एक ऐसा आदमी वहाँ उस देश में पैदा हो जाए तो उसकी हालत क्या है। आप सोच ही सकते हैं वो जो लोग उस देश में रहते हैं उनकी हालत क्या है। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब उनके आगे सिर पे आके बम गिर जाए, ठीक है ना। तो हम बहुत लकी हैं और सबसे बड़ी बात, हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारा इंडिया। यहाँ पे हमें बोलने की आज़ादी है। मैं चाहूँ मैं यहाँ पे कुछ भी बोल सकती हूँ अपनी लिमिट्स में रह के, यानी कि कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शंस तो जरूर है, बट फिर भी मुझे अपने जो विचार है मैं उसे अच्छे से व्यक्त कर सकती हूँ। ये मुझे आज़ादी दी गई है, सिर्फ कहाँ पे मिली है, सिर्फ हमारे भारत देश में। अगर आप चाइना से कंपैरिजन कर लीजिए तो चाइना सबसे बड़ा देश है दुनिया का, सबसे बड़ी आबादी है उसकी। तो उसमें क्या है, अगर उस पर कोई बिल लाया जाता है उनकी पार्लियामेंट में तो वोटिंग होती है। सिर्फ पता है आपको कितने वोट पड़ते हैं ऑपोजिशन में? सिर्फ 1 वोट। और उस एक पर्सन को मैं सलाम ठोकती हूँ कि उसमें इतने गट्स हैं कि वो मतलब इतने सारे लोगों के खिलाफ जाके ऑपोजिशन में वोट कर रहा है। तो वहाँ पे वो है उनकी डेमोक्रेसी, ठीक है ना। कहते तो वो है डेमोक्रेसी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो फलाना धमकाना, ठीक है ना। उनको कोई मतलब नहीं लगता उन बातों का। बट हमारा इंडिया है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबको अपने विचार रखने का हक है, सबको अपना मत रखने का हक है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इजराइल और यूएई की, जो यूएई है, दोनों अपने साथ पहली बार डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश करेंगे। और ये कारनामा किन की वजह से हुआ है? ये हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा अपने अजीब से बयानों की चर्चा में रहते हैं, आज उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया है। तो हम इस वीडियो में उनकी तारीफ भी कर लेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि पहली बार उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। जो वेस्ट एशिया है, जो मिडिल एशिया है, मिडिल ईस्ट एशिया है, उसमें क्या है, उन्होंने एक स्टेबिलिटी लाने का काम किया है। काफ़ी टाइम से ये अटका हुआ था कि इजराइल और यूएई के बीच में। हम आपको इस वीडियो में सारा इतिहास बताऊंगी कि जो क्या मतलब जो अरब देश हैं और इजराइल और अरब देशों की क्यों नहीं बनती। जो इजराइल देश था वो आखिरकार पनपा कैसे था, यानी कि जो 70 साल का पूरा इतिहास है वो मैं आपको पूरे अच्छे से ब्रीफ से बता दूंगी, ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको पता चल सकेगा कि जो इजराइल देश है वो कैसे आया था। आपको इस कहानी में पूरा इंटरेस्ट आएगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो देखिए, इजराइल और यूएई को इस्टेब्लिश करने हैं अपने डिप्लोमेटिक टाइज। जो इजराइल है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया है। और आपको बात बता दूं कि जो उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया है उस एग्रीमेंट का नाम रखा गया है अब्राहम एग्रीमेंट, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन लाइनर की फॉर्म में कि जो अब्राहम एग्रीमेंट हुआ है वो किन 2 देशों के बीच में हुआ है
और साथ में जो अब्राहम एग्रीमेंट हुआ है उसको बीच में मेडिएट कराने वाला कौन सा देश है, तो वो बना है यूएसए यानी कि अमेरिका। यानी अमेरिका ने इन दोनों के बीच में सुलह करवाई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि दोनों देशों ने कहा है कि जो उनकी नॉर्मलाइजेशन है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, वो दोनों फुल मतलब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। जो बीच में डिप्लोमेटिक संबंध हैं वो भी स्थापित किए जाएंगे दोनों देशों के बीच में। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे कि क्या वेस्ट एशिया का जो झगड़ा है और जो फिलिस्तीन है उसका क्या रोल है इस सब के बीच में। ठीक है ना, इशू का, ईरान का इशू क्या है, हम सारे एंगल्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो एक ब्रोकर की तरह हेल्प किए गए हैं और इजराइल ने एग्री किया है कि जो मतलब ये जो डील हुई है वो किस पे बेसिस पे जो इजराइल माना है, वो किस पे माना है कि जो आगे का एरिया था वेस्ट बैंक का, आपको आगे मैप में दिखाऊंगी कि जो वेस्ट बैंक का एरिया वो कौन सा है, कि वो आगे जो वेस्ट बैंक का एरिया वो आगे अनेक्स नहीं करेगा। अनेक्स मतलब कब्जा करना, यानी कि उसको हथिया लेना, वो आगे नहीं करेगा। जो आगे प्लानिंग कर रहा था जो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। और ये भी कहा है कि जो रीजनल पावर है ईरान, विच द यूएई, इजराइल एंड द यूएस व्यू एज द मेन थ्रेट इन द रीजन, यानी कि जो ईरान को देखते हैं कि वहाँ पे जो अरब देशों हैं उसमें जो ईरान है, सबको ईरान चुभता है अपनी नज़रों में, तो उसे भी काउंटर करने के लिए ये मतलब किया गया है, ताकि यूएई और इजराइल के बीच में पार्टनरशिप कराई गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो इजराइल ने, आपको पता होगा, आगे मैं सारी वीडियो में डिस्कस करूँगी, जो मतलब जो इजराइल के पड़ोसी देश हैं उसमें से सिर्फ इजिप्ट और जॉर्डन ही इजराइल को एक देश माना हुआ है। बाकी तो जो कंट्रीज़ हैं वो इजराइल को एक देश मानते तक भी नहीं हैं। तो हम ये वीडियो में जानेंगे कि क्यों ऐसा है कि बाकी के देश इजराइल मानते नहीं हैं और जो इजराइल है वो कैसे मतलब पावर में आया था। तो ठीक है ना, जो मोस्ट अरब नेशंस हैं वो इजराइल को क्या करते हैं, एक देश रिकॉग्नाइज ही नहीं करते और उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक संबंध अब की नहीं है। तो यूएई का साथ में आना ये क्या मायने रखता है कि जो यूएई के साथ सऊदी अरेबिया लगा हुआ है वो भी शायद अब कुछ दिनों में हो सकता है कि सऊदी अरेबिया भी इजराइल को एक देश मान ले, तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने हो सकती है। तो चलिए अब हम इतिहास में चलते हैं कि आखिरकार जो इजराइल है वो आखिरकार बना कैसे था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो मिडिल ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया उसका मैप है। तो देखिए ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है, और ये देखिए ये यमन है, यहाँ पे ओमान, और यहाँ पे है यूएई, जिसने कि अभी इजराइल के साथ अभी एग्रीमेंट साइन किया है, अब्राहम एग्रीमेंट। और ये है छोटू सा देश इजराइल, जिसने कि सबकी नाक में दम कर रखा है। और यह है इजिप्ट। ये सारी बातें अभी सारे देश आएंगे। और यह है ईरान, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इराक और ये सीरिया, ये ऊपर है टर्की। आपको बता दूं टर्की ने इस जो मूव है इसकी बहुत क्रिटिसिज्म की है यूएई की, ठीक है ना। तो यह है इजराइल और इसके बीच में है ये देखिए छोटा सा देश है लेबनान, जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जहाँ पे जो बेरूत शहर है वहाँ पे क्या हो गया था, वो हो गया था हमला नहीं बम ब्लास्ट हो गया था, वो अमोनियम नाइट्रेट के फटने की वजह से, ठीक है, जिसकी वीडियो मैं आपको बना चुकी हूँ इस पर एक वीडियो। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो देखिए ये है इजराइल का मैप। तो देखिए जो आपको जो पोर्शंस दिख रहे हैं आप इसे याद करिएगा। ये है गोलन हाइट्स, ये सीरिया और ईरान इजराइल के बीच में। फिर है ये है जॉर्डन शहर, सॉरी कंट्री, और इसका जो लगता है ये है वेस्ट बैंक, ठीक है ना। इसे वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जॉर्डन के वेस्ट में स्थित है। और यहाँ पे है डेड सी की खासियत क्या है कि इसमें जो खारा पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा पानी है, जिसकी वजह से अगर आप इस डेड सी में चले जाते हो तो यहाँ पे कोई भी आदमी डूबता तक नहीं है, यानी कि कोई आदमी मरता तक नहीं है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया डेड सी, यानी कि जहाँ पे कोई भी आदमी मरता नहीं है, काफ़ी इसकी सैलिनिटी काफ़ी हाई है, ठीक है। तो ये है डेड सी, फिर यह है इजिप्ट, और यह है गाजा पट्टी, ठीक है ना। जो छोटी सी पट्टी है इसे गाजा पट्टी या फिर गाजा स्ट्रिप भी कह देते हैं। यह है तेल अवीव, जो कि हम कैपिटल मानते हैं इजराइल की, बट इजराइल अपने कैपिटल को मानता है जेरूसलम, ठीक है। और आपके बात करूँगी कि आखिर ये जेरूसलम का रोला क्या है, मतलब इसका क्या जेरूसलम का है, सब बात करेंगे हम। तो देखिए अब हम बात करते हैं 1947 की। तो पहले हम बात करते हैं 1917 के टाइम की, जब इजराइल नाम का कोई देश उसमें होता ही नहीं था पूरे मतलब दुनिया के नक्शे में। तो इजराइल देश आखिरकार आया कैसे था। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो जर्मनी था वो वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया था। तो जर्मनी में जो मतलब जो थे वो क्या थे, ज्यूस लोग थे। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, तो ऐसी एक ज्यूस कम्युनिटी थी, ठीक है, यानी कि जिसे हम यहूदी लोग भी कहते हैं। अब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया। जर्मनी के हारने के बाद एक ट्रीटी साइन की गई जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बर्सलिस।
उस ट्रीटी में क्या था, जर्मनी को बहुत ही मतलब ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे जर्मनी पे कानून ला दिए गए कि जर्मनी काफ़ी टाइम पे मतलब जर्मनी की काफ़ी बेइज्जती की गई उस मतलब एग्रीमेंट में। तो फिर क्या होता है कि जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोग क्या करते थे, जो पहले वर्ल्ड वॉर होने से पहले भी क्या करते थे, ये यहूदी लोग माइग्रेट करके अमेरिका वगैरह में चले जाते थे। तो और जो यहूदी लोग थे जर्मनी में वो काफ़ी पावरफुल थे और अमेरिका भी पावरफुल थे। बट जर्मनी को ये लगने लगा कि जो यहूदी लोग थे उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, मतलब जो एग्रीमेंट था वो जर्मनी के पक्ष में नहीं गया। वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ यहूदी लोगों की वजह से। तो जर्मनी में कुछ ऐसी भावना पनपने उठने लगी। ये बात पूरी यूरोप की बात लागू होती है कि पूरे यूरोप में ये बात लागू होने लगी कि जो यहूदी लोग हैं ये हमारे है ही नहीं और ये हमारा साथ नहीं दे सकते। तो उनके प्रति एक नफरत की भावना पैदा होने लगी। फिर आपको पता होगा इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का राइज होता है। उनके एडोल्फ हिटलर धीरे धीरे पावर में आता है और जो एडोल्फ हिटलर था उसके मन में जो यहूदी के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब घृणा थी। तो उसने क्या किया, इन यहूदी लोगों को जर्मनी में से पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया, यानी कि उनका जीनोसाइड करने लगे। और कहा जाता है कि उन्हें गैस चैम्बर में तक ला के मारा जाता था। अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक के द्वारा, प्लीज़ अगर आप उसे टाइम लगे तो आप उस बुक को जरूर पढ़िएगा। वहाँ पे उस वीडियो बुक में पूरा बहुत अच्छे से बताया गया है कि आखिरकार उन यहूदियों के साथ उस टाइम पे हुआ क्या था, ठीक है ना। तो वो बुक आप मैं बहुत रिकमेंड करूँगी कि बुक प्लीज़ जरूर पढ़िएगा। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जो यहूदी लोग थे उन्हें पकड़ पकड़ कर मारे जाने लगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटेन था, अब देखिए जहाँ पे आता है ब्रिटेन ने एक फ्रांस के साथ समझौता किया कि जो ये यहूदी लोग हैं जो इनका ओरिजिन है वो हुआ था जेरूसलम से, ठीक है ना। तो हम क्यों ना करें कि जो जेरूसलम है हम इन सारे लोगों को वहीं पे जाके शिफ्ट कर दें, उन्हें वहीं पे जाके बसाना शुरू कर दें। तो यहूदी लोग थे वो वैसे ही बहुत परेशान थे यहाँ जर्मनी में। तो वो क्या करना लगे, माइग्रेट करके जो फिलिस्तीन देश था उस टाइम पे, जिसे हम फिलिस्तीन बोलते हैं आज का, वो फिलिस्तीन में जाके बसने लग गए, ठीक है। अब ये बात फिलिस्तीन बेचारा उस टाइम पे उसे फिलिस्तीन को कुछ पता नहीं था। तो अब फिर इसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाती है। और आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए भी इन्वॉल्व हो गया था। तो अब ये जो राष्ट्र जीते थे वो कौन कौन से राष्ट्र थे, जीते थे यूएसए जीता था, यूके जीता था, फ्रांस था, ठीक है। आपको पता होगा हार कौन गए, जापान हार गया, इटली हार गया, फिर जर्मनी फिर से हार गया और जीता था रशिया। अब 1945 के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, यूएन की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की। अब उसके फॉर्म होने के बाद जो उसके परमानेंट सीट दी गई थी वो किन देशों को दी गई थी, इन्हीं जो राष्ट्र जीते थे उन्हीं को ही सीट दी गई थी। किन किन को, जो 5 परमानेंट सीटें हैं कौन कौन थे, एक तो यह था यूएसए हमारा, एक यूके, एक फ्रांस, एक हमारा रशिया, उस टाइम पे वो था यूएसएसआर, और साथ में चाइना जो कि उसके एशिया की सीट दे दी गई थी एक, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या, अब जो फिलिस्तीन का मुद्दा था, जो फिलिस्तीन में आके जो लोग बसने लगे थे, यहूदी लोग आके कब्जा करने लगे थे उनके देश में आके, तो जो ये राष्ट्र देश थे इन्होंने इसको कहा, जो फिलिस्तीन पहले कॉलोनी था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप वर्ल्ड में किसी भी हिस्ट्री उठा कर देख लो, ये ब्रिटेन हर जगह पहुंच जाता था। क्योंकि आपको पता होगा जो ब्रिटेन है वो पूरा कॉलोनियल टाइम था। ब्रिटेन ऐसा था कि उसका सूरज कभी भी नहीं उगता छुपता था। क्यों, क्योंकि कभी उसने यहाँ पे कॉलोनी करा रखी है, कभी यहाँ पे करा रखी है कॉलोनी उसने अपनी, इसलिए उसका सूरज कभी भी छुपता नहीं था। हुआ क्या, कॉलोनी उसकी था मतलब ब्रिटेन की कॉलोनी था फिलिस्तीन। तो उन्होंने फिलिस्तीन को कहा कि आप ऐसा करो, आपका मुद्दा यूएन में ले जाओ। अब यूएन में वो मुद्दा चला गया ये फिलिस्तीन का और ये यहूदियों लोगों का। तो यूएन में क्या फैसला चला जाता है कि आप ऐसा करो, यूएन ने क्या किया, वहाँ पे 2 नेशन थ्योरी दे दी कि इजराइल को एक अलग देश बना दो, एक फिलिस्तीन को अलग देश बना दो। यानी कि जो यहूदी लोग हैं उन्हें एक अलग कंट्री दे दो और जो फिलिस्तीन के लोग हैं उन्हें एक अलग कंट्री दे दो, ठीक है ना। उस टाइम पे फिलिस्तीन की कुछ किसी ने सुनी नहीं, तो फिलिस्तीन ऐसे मान गया। तो अब देखिए, अब नक्शे में देखिए 1947 के टाइम पे है, ये है फिलिस्तीन का लैंड जो आपको ग्रीन बॉर्डर में दिख रहा है, ये है फिलिस्तीन का लैंड, और ये है ज्यूश लोगों का लैंड जो वाइट में दिख रहा है। फिर आगे जब इसका पार्टीशन होता है 1947 के टाइम पे, तो क्या होता है, ये देखिए वाइट में चला गया इजराइल और ये फिलिस्तीन घटता घटता सिर्फ इतना सा रह गया, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे हम, इसके बाद क्या होता है कि जो अरब के लोग थे, अब हम अरब का एंगल लेके चलें, तो जो बाकी के अरब के लोग थे, अब ये जूस थे, ये यूस लोग थे, तो जो अरब कंट्रीज थी साथ में जो इनके बॉर्डर टच करता था अरब कंट्रीज, ये कभी भी राजी नहीं थी कि इजराइल को एक अलग देश की मान्यता देके। क्योंकि ये अरब लोग थे, ये थे मुसलमान लोग, तो साथ में एक धर्म का एंगल भी जुड़ गया। ये चाहते थे कि जो जूश लोग हैं यहाँ से भाग जाएं, और जो इजराइल को वे देश कभी मानते भी नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, 1948 के टाइम पे जो इजिप्ट था, जॉर्डन था, इन सब ने मिलकर क्या किस पे हमला कर दिया, इजराइल पे हमला कर दिया।
अब जो देश इजराइल बिल्कुल नया नया बना था, ठीक है, उस टाइम पे इजराइल ने सारा अरब वर्ल्ड इकट्ठा हो गया और जो इजराइल था वो इकट्ठा हो गया। बट फिर भी इजराइल ने इन सारे देशों को हरा दिया। कैसे हरा दिया? अगर आप इनडायरेक्टली, आप कभी भी यूएसए ने इजराइल को ऐसे सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है ना, तो जब इसमें मतलब सपोर्ट मिलता है वो किसको मिलता है? यूएसए का सपोर्ट ही मिलता है। अगर इनडायरेक्टली इजराइल ना, यूएसए ना कहे कि हमने इजराइल को सपोर्ट किया था उस वार में, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अभी इजराइल नया नया बना था। जो इजराइल छोटा सा देश था, उसके बाद इतनी पावर कहाँ से आ गया? आखिरकार सारे अरब वर्ल्ड को हरा दिया उसने, तो उसने सारे अरब वर्ल्ड को हरा दिया, ठीक है। और साथ में उसने और भी आगे जो था फिलिस्तीन का मतलब था, वो भी उसने कब्जा कर लिया, फिलिस्तीन का और लैंड भी कब्जा कर लिया। तो अब देखिए 1949 और 1967 की बात है, तो देखिए यहाँ पे जो फिलिस्तीन था वो और छोटा सा बन के रह गया। फिर आगे बात आती है 1967 की। इसके बाद क्या हुआ? फिर इन लोगों ने सोची, इजिप्ट और जॉर्डन ने सोची कि चलो, सीरिया ने सोची कि चलो हम फिर से हमला करते हैं इस इजराइल पे। तो वहाँ पे एक होता है 6 डे फेमस वॉर। सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने इन सबको हरा दिया। और यहाँ तक कि इजराइल ने क्या किया, इन सब देशों के कभी जो ज़मीन थी वो हत्या ली। तो ये तो मतलब पूरे देश शौक में चले गए कि ये क्या हो गया, हम तो इजराइल से लेने चले थे पंगा, ये तो हमारा ही मतलब हो गया, ठीक है। फिर अब बात फिर से जाती है यूएन में। तो यूएन से अब कहा, यूएन इनको इजराइल को बोलता है कि आपने जो ज़मीन हत्याई है और देशों की, उसे वापस कर दीजिए। इजराइल ने मना कर दिया कि मैं तो वापस नहीं करता, जाने दो, ठीक है ना। फिर यूएन ने फिर से कहा भी कर दो वापस। तो इजराइल ने कहा कि अगर ये इजिप्ट और जॉर्डन मेरे साथ समझौता कर लेते हैं और मुझे एक देश मारने लग जाते हैं, तो मैं इनकी जो ज़मीन है वापस कर दूंगा। फिर इजिप्ट और जॉर्डन को क्या चाहिए था? उन्हें अपनी ज़मीन वापस चाहिए थी। उन्हें भी आखिरकार अपने जो लोगों को मुंह दिखाना था, तो उन्होंने इसके साथ समझौता कर लिया। और फिर इस तरीके से जो इजिप्ट और जॉर्डन है वो एक इजराइल को देश मानने लगे। बट जो बाकी के अरब कंट्रीज हैं वो अब भी जो इजराइल है उसे एक देश नहीं मानते थे, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा कारण देखिए, अब जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें भी आपको पता होगा 2 ग्रुप बढ़ जाते हैं, एक सुन्नी मुसलमान और एक शिया मुसलमान। अब जो ईरान है उसमें तो चलते हैं शिया वाले, ठीक है ना। और जो सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह हो गए, वहाँ पे चलते हैं ये क्या बोलते हैं, सुन्नी मुसलमान, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनकी लड़ाई चली रहती है कि ईरान चाहता है कि मैं अपनी डोमिनेंस पैदा करूँ, और जो ईरान ने क्या कर रखा है, तो देखिए जो इजराइल के ऊपर आपने दिखाया था ना मैप में, जो इजराइल के ऊपर जो लेबनान है, इसके में क्या है, एक ग्रुप पैदा कर दिया जिसे हम मतलब हिजाबुल्ला, ठीक है ना। वो भी इसमें यूएन ने क्या कर दिया, टेररिस्ट ग्रुप करार दे रखा है। वो हिजाबुल्ला क्या चाहता है कि जो फिलिस्तीन है उसकी आज़ादी चाहता है। तो इस तरीके से ग्रुप्स बनते गए। फिर यहाँ पे एक फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी भी बनी, उससे भी एक आतंकवादी संगठन करार दे दिया गया, क्योंकि जब ये लड़ाई हुई थी तब जो फिलिस्तीन के बहुत सारे लोग थे वो एक रिफ्यूजी कैंप बन गए थे, इनके शरणार्थी बन गए थे। तो वहाँ पे भी एक बहुत सारा क्राइसिस पैदा हो गया था। 7 लाख लोग जो रिफ्यूजीज बन चुके थे, तो जहाँ पे भी बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका था। फिर एक फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी बनती है ताकि इन लोगों को उन्हें हक की लड़ाई दी जा सके, ठीक है ना। तो इन सब बातों को आगे और डिस्कस करते हैं। तो देखिए 1920 तक ये जगह ओटोमन साम्राज्य कौन था? जो टर्की का एम्पायर था। आपको पता होगा 1920 में हमारे भी जहाँ खिलाफत मूवमेंट चला था, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था तब ब्रिटेन ने क्या किया था, जो ओटोमन एम्पायर था उसे अपनी गद्दी से हटा दिया था, जो उनके बड़े सबसे लीडर होते थे। तो यहाँ पे इंडिया में फिर खिलाफत मूवमेंट चला था ब्रिटेन के खिलाफ। तो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का हिस्सा बन गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोप के यहूदी समुदाय में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई थी, ठीक है ना। और ये सेकुलर समाज था जो कि फ्रेंच, चीनी, इंडियन सबकी तरह अपने फिर एक देश चाह रहे थे। इसी भड़की भावना को क्या कहा जाता है? जियोनिज्म कहा जाता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस जगह को हम इजराइल फिलिस्तीन के झगड़े के रूप में जानते हैं वो जगह 100 साल पहले बड़ी शांत हुआ करती थी। इससे पहले कोई इस्लाम यहूदी झगड़ा नहीं था। फिर बाद में भी ये झगड़ा कभी धर्म को लेकर हुआ ही नहीं। ये झगड़ा हुआ क्यों था? ये झगड़ा होता था सिर्फ ज़मीन को लेके। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में गालियों से ज़्यादा कहानियां हैं। इस जगह की लड़ाई 2 भाग में हुई, एक अरब इजराइल में हुई और दूसरी हुई इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, ठीक है। पहली लड़ाई हुई 2 समुदायों के राष्ट्रवाद के चलते, जो द्वितीय विश्व युद्ध के और इसके साथ ब्रिटेन का राज खत्म होने के साथ उभरा था। अरब देश विदेशी शासन से अपनी आज़ादी के लिए खड़े हुए थे और दुनिया में जगह जगह फैले हुए यहूदी तरह तरह के अत्याचारों से परेशान थे और अपने लिए देश बना रहे थे, ठीक है। दिक्कत ये हुई कि दोनों समुदायों ने एक ही ज़मीन को अपना मान लिया, जो ब्रिटेन के कब्जे से हाल ही में मुक्त हुआ था। हालांकि दुनिया ने इस गड़बड़ी को नोटिस किया था और 1947 में यूएन में प्रस्ताव दिया गया कि इस जगह को 2 देशों में बांट दिया जाए, एक इजराइल और एक फिलिस्तीनी। और 1948 में इजराइल एक देश बनकर आ गया। 1948 में 6.5 लाख
यहूदी नीली एरिया में घुसे और 13 लाख अरब फिलिस्तीनी भागकर नारंगी रंग वाले में चले गए। ठीक है, तो अब देखिए जो ये 2 देश बने थे उस टाइम पे। अब जो इजराइल देश है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम है। फिर भी जो इजराइल देश है आपको पता होगा कितना मतलब पावरफुल देश है। हम भी जो अपना डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करते हैं वो इजराइल से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इतना पावरफुल देश है ये छोटा सा देश। तो पर विदेशी शासन और हस्तक्षेप के प्रति नफरत अरब देशों के दिमाग में अभी गई नहीं थी। तो जहाँ पे देखो अरब देशों का आ गया अब, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ था तो 1948 में इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया, पर फलस्तीन को बचाने के लिए नहीं। ये हमला इसीलिए किया गया था क्योंकि इनकी नज़र में इजराइल है जो विदेशी राज का नमूना था, पर हार गए। इस लड़ाई में आधा यरूशलेम शहर इजराइल के कब्जे में आ गया। फिर 7 लाख के करीब फिलिस्तीनी अरब रिफ्यूजी हो गए। पूरे एरिया पर इजराइल का कब्जा हो गया और वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनियों को जगह मिली। फिर अब बात करते हैं 6 डे वॉर की। तो 1967 में इजराइल ने दूसरी बार अरब देशों से जंग की और इस बार फिलिस्तीन की 2 जगह वेस्ट बैंक और गाजा दोनों पर कब्जा कर लिया। इसके आने बाद 20 सालों में अरब देशों ने मोटा मोटी ये मान लिया कि इजराइल तो देश बन ही गया है, तो हम इजराइल को अब नहीं हटा सकते इस देश के वर्ल्ड से। इस लड़ाई का एक धार्मिक पहलू भी है जो बाद में जुड़ा गया है। तो देखिए जो इजराइल शहर है, सॉरी जो यरूशलेम शहर है, वो देखिए जो इस्लाम का तीसरी सबसे पवित्र जगह है, अल अक्सा मस्जिद, जो कि टेम्पल माउंट के ऊपर है। इसी टेम्पल की वेस्टर्न वॉल यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है। और मज़ेदार बात तो यह है कि जो अंग्रेजों के लिए भी जो पवित्र स्थान है, यानी कि जो 3 धर्मों का मेन केंद्र है, एक तो मुसलमान, एक यहूदी और एक जो अंग्रेज लोग हैं उनका भी। तो इसलिए जो शायद एक धर्म को लेकर भी एक एंगल जुड़ जाता है इन दोनों, मतलब इन जो इजराइल की लड़ाई में धर्म का एंगल भी जुड़ जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकिता। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।